नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में जो अपेक्षित था उन्हीं की चर्चा करने के लिए। अपेक्षित था कि भाई रूस के द्वारा जैसे ही यूक्रेन के कुछ क्षेत्रों को अपने साथ मिलाया जाएगा, स्वाभाविक है कि यूएन के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी, स्वाभाविक है कि नाटो की कोई प्रतिक्रिया आएगी। प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो चुकी हैं। जिस तरह से जिस दिन रूस ने यह अनाउंस किया कि मैंने ये काम कर दिया है, या फिर इन क्षेत्रों को यानी यूक्रेन के 15% हिस्से को मैंने अपने आप में मिला लिया है, उसके बाद से सभी देशों की प्रतिक्रिया तो मैंने सेम डे भी बताना शुरू कर दी थी कि भाई देखिए कौन कौन सा देश क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन सबको उम्मीदें थी कि यूनाइटेड नेशन क्या प्रतिक्रिया लेगा। अब आप पूछेंगे अरे सर कुछ नहीं है, ये केवल और केवल बातें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, यूएनएससी के अंदर रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, और इसके आगे अगर यहां पर कुछ और लिखा आ जाता पास, तब बहुत कुछ हो सकता था। अभी निंदा प्रस्ताव ही छोड़ दिया है मैंने, पास करके नहीं निकाला है। अगर इस तरह के प्रस्ताव पास हो जाएं तो आप समझिए पूरा यूएन इस चीज को दृढ़ संकल्पित होकर के कि अब तो इसे रोकना है। किसे रोकना है? रूस को ऐसा करने से रोकना है, और सारी फोर्सेस ऑफिशियली रूस पर अटैक करने निकल सकती थी। ऐसे ही थोड़ी है। मतलब समझ रहे हैं आप इस बात का क्या है? इसका मतलब यह है कि यह निंदा प्रस्ताव आया है। इस निंदा प्रस्ताव को वहां प्रस्तुत किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां 5 परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। भारत उसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल है, जो 2 साल के लिए पद पर बैठता है। उन देशों ने यहां पर जब वोटिंग हुई तो 10 देश तो रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए जाने के समर्थन में थे, और 4 देश जो कि भारत समेत ब्राजील, चाइना और गैबोन थे, इन्होंने कहा कि हम वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और रशिया ने कहा कि मैं इस प्रस्ताव के ऊपर वीटो लगाता हूं, यानी मैं इसे पारित ही नहीं होने दूंगा। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? जरा रिवर्स एक बार फिजा चेक करते हैं एक बार। अभी तो आपके लिए क्या है, एक तरह से अगर हम राजनीतिक भाषा में बात करें, जैसे राजस्थान का राजनीतिक क्राइसिस या कहीं का भी उठाकर देखिए, जिनमें आप ये देखते हैं कि जिनके पास ज़्यादा नंबर हैं उनकी सरकार बन जाती है। यूनाइटेड नेशन में ऐसा नहीं होता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स ने यदि किसी को वीटो कर दिया, वीटो का मतलब है कि आप सब एक तरफ, मैंने मना कर दिया कि ये नहीं होगा, दैट मीन्स नहीं होगा, फिर चाहे 15 में से 14 एक तरफ हो जाएं, एक का वीटो इतना मायने रखता है। वीटो की पावर केवल 5 ही देशों के पास है, उनमें से रशिया एक है। तो रशिया ने यह कहा कि मैं वीटो कर रहा हूं। किस बात का? मेरे खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव पारित ना हो। अब आप पूछेंगे सर एक बार के लिए गलती से मान लो इनसे कोई गलत बटन दब जाता, एक बार ऐसे अपन फिल्मी तरीके से विचार कर लेते हैं कि साहब अगर ऐसा हो जाता तो मतलब पता है आपको, इसका मतलब होता सारे देश ऑफिशियली रूस के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते। एक्शन कैसे लेते? मतलब क्या करते? टेबलें पीटते क्या? अरे नहीं भाई साहब, गोला बम बारूद लेके सब चढ़ पड़ते। क्या ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, जब ट्विन टावर पर हमले हुए थे अमेरिका में, तब अमेरिका के द्वारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चर्चाएं की गई थी। लोगों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ निकलना है हमें। निकले तभी तो ये सब हुआ। ऑफिशियली धड़ाधड़ तरीके से बम गोले बरस रहे हैं। अमेरिका के साथ सारी फोर्सेज सब एक साथ जाकर के अफगानिस्तान में गोले बरसा रही हैं। बहुत भयानक होता। अभी हमको क्या लग रहा है, अरे ठीक है ना। आप इसका रिवर्स सोच कर देखो, और कल को मान लो इंडिया जिसके पास वीटो पावर नहीं है, अगर वो कुछ ऐसा कर दे और उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव वहां पर पारित हो जाए। आपको पता है अगर ऐसी प्रस्तावना वहां पारित हो जाए, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे हम लोग रशिया की तरह क्यों नहीं कर लेते। हम इसलिए नहीं कर लेते क्योंकि हमें अभी तक वीटो नहीं मिला हुआ है। वीटो की क्या ताकत है उससे आपको ऐसे समझना चाहिए, एक बार के लिए ही परमानेंट मेंबर्स एक साथ डिसाइड कर लें कि इंडिया पर एक्शन लेना है, तो फिर वो कैसी भी एक्शन लेने को तैयार है। बोले कहीं लिखा हुआ है क्या ये? हाँ भाई, यूनाइटेड नेशन का चार्टर 1945 में जिस यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था, उसमें ये सबसे ऊपर था क्या, कि बिना कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर जबरन नियंत्रण स्थापित नहीं करेगा। अरे भाई, यूनाइटेड नेशन की स्थापना क्यों की गई थी? 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ, 39 से 45 के बीच वाला, तो उस समय यह निर्धारित हुआ कि यार अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर होता क्यों है बार बार? बोले इसलिए होता है कि एक देश दूसरे की सीमा के अंदर अटैक करने पहुंच जाता है। जर्मनी ने यही तो किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, अपनी पुरानी जमीनों को वापस लेने पहुंच गया कि भाई मैं तो वापस लूंगा जो वर्ल्ड वॉर 1 में हारा हूं। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था।
अब मान लो कि यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद में फिर से जो देश हार गए, ऑब्वियस सी बात है, जर्मनी फिर हार गया था, ऐसी स्थिति में जापान भी हार गया था। जापान तो सब पर कब्जा करता हुआ आ गया था, कोरिया फोरिया सब जापान के थे उस समय, चाइना आधा चाइना के ऊपर कंट्रोल था। ऐसी स्थिति में सोचो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही जो देश हारे वो वापस खड़े हो जाते, नहीं साहब अब तो हम जाएंगे वापस से अपनी पुरानी जगह लेंगे। विचार करो एक बार जरा, और जाकर के वापस लेंगे, यानी कि जो जो हमारे नियंत्रण में पहले थी वो जगह वापस लेंगे। और ऐसी स्थिति में फिर वापस लेने निकल पड़ते, फिर युद्ध होने शुरू हो जाते, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सारे विजित देश जो थे ना, ताकतवर जो जीतने वाले देश थे, उन 5 देशों ने बैठ करके ये निर्णय लिया कि देखो ऐसे बात नहीं चलेगी। जीतने वालों के अंदर अमेरिका, फ्रांस, यूके 3, उधर रशिया और इधर की तरफ से चाइना, इनको बुलाकर कहा कि चलो एक काम करते हैं, अपन लोग अब ये कसम खाते हैं कि यूनाइटेड नेशन चार्टर बनाते हैं कि कोई भी किसी देश का जबरन अतिक्रमण नहीं करेगा, बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी। बस उन्हें यह नहीं पता था कि इन 5 देशों में से भी कोई ऐसी हरकत करेगा। भाई अपन क्या करते हैं, है ना, कि एक कहावत है ना कि आप खुद तो ऐसा कर रहे हो दूसरों को मना कर रहे हो। एग्जैक्टली ऐसे ही इन 5 देशों से अपेक्षित नहीं था। भाई इनने खुद ने रूल बनाए हैं तो रूल तोड़ेंगे नहीं, ये मानते हैं ना कई बार अपन, लेकिन ये बात आजकल यथार्थ होने लगी है कि रक्षक ही भक्षक हो रखे हैं, है ना। चाहे अमेरिका देख लो, चाहे रशिया देख लो, चाहे चाइना देख लो, जो वहां बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि दुनिया में ऐसा ना हो, अब वही लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो फिर दुनिया कहां जाएगी। अब उसके खिलाफ भी क्रांति होगी, लेकिन पहले लोगों को जुड़ना पड़ेगा। तो अब मुद्दा यह निकला कि इन 5 देशों ने मिलकर आपस में क्या निर्णय लिया कि अपन अपने ऊपर किसी और का, मतलब किसी को अब किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करने देंगे। इनको डर किससे था? हारने वाले देशों से, जैसे जर्मनी से था, जैसे जापान से था। ये क्या करेंगे? बोले ये अपनी जगह वापस वसूलने आएंगे। तब हम क्या करेंगे? चार्टर के अकॉर्डिंग सब लोग एक साथ मिलेंगे और इनके ऊपर एक ही बार में टूट पड़ेंगे। यानी कि फिर हमको युद्ध से पहले के जो दोस्ती करने के तरीके थे ना, हमको ये नहीं बनाना पड़ेगा ये 3 इस तरफ, ये 3 इस तरफ, पहले से ही हम एक साथ हैं। इस पर संधि हो गई। दैट वाज यूएन चार्टर। आ गई बात समझ में? अब हुआ क्या? उन 5 में से ही सब के सब अपना अपना उधम मचाने लग रहे हैं। जो सबसे ज्यादा पिट गए ना इस पूरी प्रक्रिया में, वो थे बेचारे 2 देश। कौन? यूके और फ्रांस, जिन्होंने दुनिया को हर बार वर्ल्ड वॉर में धकेला। आज उनकी कोई नहीं सुनता। लेकिन जो नए लोग उभरे थे, अमेरिका नया उभर के आया था, रशिया नया उभर के आया था, चाइना नया उभर के आया था, ये अब दुनिया में अपनी साम्राज्यवादी नीतियां कर रहे हैं। ये वही वाली बात है जो यूके और फ्रांस ने पहले की थी। अब ये लोग अपनी अपनी हरकतें पूरी कर रहे हैं, हसरतें पूरी कर रहे हैं। उन हसरतों की पूर्ति में उम्मीद के विरुद्ध रशिया जैसे देशों ने आज जैसे यूक्रेन के अंदर जो एंट्री करी है, 4 क्षेत्र अपने साथ मिला लिए। कहने के लिए वो इसको साफ साफ ये कहा है कि देखो वहां रूसी लोग रहते थे, रूसी लोग बोलते थे, रूसी भाषा बोलते थे, मैंने वहां रेफरेंडम करा लिया, रेफरेंडम में मुझे पता चला कि वो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं, मैंने उनको अपने आप में मिला लिया। ऐसे अपन भी चले फिर तो हर देश में हमारे भारतीय रह रहे हैं, अपन को सीधा अमेरिका पर चलना चाहिए, सीधा हमला करने। यूएई को तो कल ही मिला लेना चाहिए। 35% के आसपास वहां पे इंडियन रहते हैं, वहां पहुंच जाना चाहिए कि भाई 1/3 यूएई अब हमें दे दो। क्यों? क्योंकि वहां पर सारे इंडियन हैं और इंडिया को चाहते हैं। अमेरिका में करोड़ों की संख्या में भारतीय रह रहे हैं, एक राज्य जाके अपना मांग लेना चाहिए कि ये राज्य मेरा, क्योंकि यहां पर तुम सब इंडियन रहते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आप में से रशिया विरोधी बू आ रही है। देखो आप जब तक मुझे सोचते रहेंगे ना कि मैं रशिया विरोधी, मैं अमेरिका विरोधी, मैं मोदी विरोधी, मैं कांग्रेस विरोधी, आप अपना ही समय खराब करेंगे। मैं आपके सामने एक विजन दे रहा हूं, एक विजन नहीं तो एक समझिए कि मैं अपना ओपिनियन तथ्यों के आधार पर दे रहा हूं। आपको जमता है तो सुनिए, नहीं जमता है तो आप स्किप करके निकल जाइए। पर मैं आपको थोड़ा सा एक डायमेंशन और दे रहा हूं सोचने का, जिसके लिए मेरे पास तर्क के रूप में बहुत सी न्यूज़ है ना। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल क्या बना? तो बोले एक काम करना चाहिए। बोले क्या? बोले इंडिया को चलना चाहिए जहां जहां इंडियंस बस रहे हैं, क्योंकि इंडियंस को तो आप देख ही सकते ना, अगर कहीं भी दुनिया में कोई बड़ी दुर्घटना हो वहां इंडियन ना मरे, ये अपने आप में एक बड़ा प्रमाण है इस बात का कि हम सर्वव्यापी हो गए। तो हमें तो हर क्षेत्र में जाके प्लॉट कटा लेने चाहिए। ऐसा नहीं हो पाता ना। रशिया का क्लेम अगर यूक्रेन पर इस आधार पर था कि यहां के रेफरेंडम में मैंने पाया कि ये लोग रेफरेंडम कराने वाले भी तुम, अपने हिसाब से मिलाने वाले भी तुम, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कल को हम किसी भी जगह जाकर के अपने लेवल पर, आप विचार करिए, भारत सरकार की तरफ से कोई आदमी कहता है कि भाई दुबई के अंदर भारतवासी जो लोग हैं वो रेफरेंडम कर लें और हम मिलाने आ रहे हैं। आप इस एंगल पर थोड़ा सा विचार करके देखिए कि हम रेफरेंडम कर रहे हैं और आप लोग साथ रहिए, हम मिलाने के लिए आपको अपने साथ चले आ रहे हैं। आप बात समझ पाए? आपको मिलाने के लिए अचानक किसी दूसरे देश ने आदेश दे दिया। तो फिर एक बात बताओ, यूएन जैसी संस्थाएं कर क्या रही हैं? ये यूएन पर एक बड़ा सवाल है। आपको आपके आंसर राइटिंग में भी ये लिखना है, ये यूएन का बहुत बड़ा फेलियर है।
यूएन कुछ नहीं कर पाया। यूएन की अपनी बीमारी दैट इज वीटो, या तो इसको डाइल्यूट करना होगा ताकि लोकतंत्र की ताकत बचे, बहुमत की वैल्यू समझ में आए, या कोई और तरीके निकालने पड़ेंगे। और अल्टीमेटली जो अमेरिका अपनी ताकत वीटो समझता है ना, उसको उसे और देशों के साथ भी साझा करना पड़ेगा। उसे पावर सेंटर्स और बनाने पड़ेंगे जो कम से कम किसी ना किसी चीज में काम आ सकें, या फिर हटा ही देना चाहिए। कारण समझ में अब अमेरिका को खुद से आने लगा है कि वीटो उसने कैसा जिन्न निकाल दिया था घिस घिस के, जो कि अब किसी को कुछ नहीं करने दे रहा है। समझे आप किसी भी देश को उठा के देख लीजिए। आज बहुत सारे माइग्रेंट जो बांग्लादेशी हैं वो कहीं ना कहीं रह रहे हैं, कल को वो शुरू कर दें कि नहीं ऐसा करेंगे हम। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें डर है किस बात का? दुनिया की प्रतिक्रिया का। रशिया को क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास वीटो है। वो फिल्म का डायलॉग है, मेरे पास मां है। तो कानूनी रूप से ये रशिया के खिलाफ कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है। समझ में आ गई बात? तो इंडिया ने अब हालांकि आप कहेंगे सर सेशन तो आपने इंडिया पर शुरू किया था, अरे कुछ तो रेफरेंस लेके चलता ना मैं काम करने के लिए, तब जाके आपको आगे लेके चलूंगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हालांकि फिर से मैं चाहता हूं कि सेशन छोटा रहे, लेकिन ये खींचते खींचते लंबा हो जाता है। उसके लिए हमेशा की तरफ इस बार भी क्षमा प्रार्थी हूं। हाँ भाई, एब्स्टेन किया किस किसने? इंडिया ने, चाइना ने, ब्राजील ने। अब हम इस एंगल की भी चर्चा करते हैं। इंडिया ने एब्स्टेन किया, इसका मतलब क्या है? ये वो वाली बात है जब दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, तब इंडिया बोलता है अपन नहीं भाई, किसी की तरफ नहीं है। बोले आप किस तरफ हो? बोले हम तो साहब PDD, पीस डिप्लोमेसी डायलॉग। ये इंडिया का स्टेटमेंट है, आप याद कर लीजिएगा। किसी को भी कभी आंसर लिखना हो, कई जगह आपसे डिबेट में ये पूछा जाएगा कि इंडिया को अमेरिका का साथ लेना चाहिए या रशिया का साथ लेना चाहिए। आपको भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट याद होना चाहिए। केवल 3 शब्द है, PDD, पीस डिप्लोमेसी डायलॉग। इंडिया केवल यही बोलता है, शांति रखिए, शांति रखिए। जैसे आपने सदन के अंदर कई बार हंगामा होते हुए देखा हो और ओम बिरला जी बैठे बैठे कहते हैं शांत, सभासद शांत हो जाएं, माननीय शांत हो जाएं, शांत शांत। भारत भी यही कह रहा है, शांत शांत। दूसरा डिप्लोमेसी, कूटनीति, यानी आपस में बातचीत करके देखिए, जैसे भारत करता है। तीसरा डायलॉग, बातचीत। ये तो सबको पता है, बातचीत से सारी चीजें सुलझती हैं। आज देश छोड़िए, घर के अंदर भी जब लड़ाई हो जाती है ना, उसके बाद भी सब लोग बैठकर बातचीत ही करते हैं कि यार ये तो बताओ लड़ाई हुई क्यों थी। तब तक सबकी हीट निकल लेती है, तब बैठकर कहते हैं हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये PDD वाला जो सिस्टम है ना, ये भारत की देन है, तो आप इसको हर जगह रखना। अब ये भारत ने एब्स्टेन क्यों किया? दिमाग 1% मत लगाना। भारत ने कहा पीस डिप्लोमेसी डायलॉग है साहब मेरा, तो आप डायलॉग से बात करिए, मैं निंदा विंदा के पक्ष में नहीं हूं। ये किसका पक्ष है? इंडिया का पक्ष है। चाइना तो खुल्लम खुल्ला साथ है रशिया के। वो पीस डिप्लोमेसी डायलॉग उसका जैसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि अपन रशिया के साथ हैं, अपन नहीं कर रहे वोटिंग, मतलब नहीं कर रहे। ब्राजील कहां से निकल के आ गया? ब्राजील की स्थिति अलग से कभी सुनाएंगे। हालांकि मैं सेशन लाने की सोच रहा था इसके लिए, लेकिन ना इसलिए नहीं पाया क्योंकि ब्राजील जो है ना, अभी इतनी बड़ी न्यूज़ आपके लिए नहीं है। अदरवाइज वहाँ के जायर बोल्सोनारो पता है ना आपको, उनका हाल क्या हो रखा है। वो इतने ज़्यादा मतलब ट्रंप स्टाइल में काम कर रहे हैं। ट्रंप स्टाइल में मतलब उनके अभी चुनाव चल रहे हैं जिसमें वो हारने लगभग तय हो चुके हैं। ट्रंप जब हार रहे थे तब उन्होंने क्या किया था, अपने जो समर्थक थे उनसे कह दिया था रिजल्ट ही मत मानो, है ना। बिल्कुल एक तरह की अनारकीसी अमेरिका में देखी गई थी। एग्जैक्टली वैसे ही ब्राजील के केस में क्या हो रहा है, जायर बोल्सोनारो भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अपने हारने पर लोगों से कह रहे हैं अरे काउंट मत करना, ये जब अपन हार रहे तब। तो ब्राजील जो है ना, वो कुछ हद तक ऐसी हरकतें कर रहा है जो लोकतांत्रिक नहीं है। और जब लोकतांत्रिक नहीं है तो उसे अपना जो संरक्षक नजर आता है वो अमेरिका नजर नहीं आता है, वो रशिया नजर आता है। अब रशिया उसको नजर आता है, दैट मीन्स हमारी अपनी ऑब्लिगेशन है। देखिए चाइना के साथ हमारी 86% मशीनें चाइनीज हैं, वो रशियंस हैं सेना के अंदर, लगभग 86%। तो हमारी तो मजबूरी है कि हम चाहते हुए भी रशिया के खिलाफ नहीं जा सकते। ये सरकार बोले या ना बोले, लेकिन रशिया के खिलाफ हमारे जाने की तभी संभावनाएं संभव होंगी जब इंडिया आत्मनिर्भर होगा अपने डिफेंस सेक्टर में। कल को हमें कुछ भी जरूरत पड़ जाए तो हमें जरूरत के लिए पूर्ति वहीं से निकल कर आती है। आप पूछेंगे सर अब तो हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं। अरे जो ऑलरेडी हम बनाकर बैठ गए उनकी सर्विसिंग करानी पड़ जाए। आज मैंने महंगी गाड़ी खरीद ली, अब उसकी सर्विसिंग के लिए कंपनी मना कर दे कि नहीं कर रहे सर्विस, जाओ, तो मेरे लिए तो वो यूजलेस होगी ना, क्योंकि उसके पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे, और पार्ट्स नहीं मिलेंगे तो मैं तो हैंड टू माउथ हो गया। ये अमेरिका भी जानता है इंडिया की स्थिति ऐसी क्यों है, और वो कई बार बोल चुका है कि भाई आपकी परेशानी का कारण हमें पता है, परेशानी का कारण पता है, लेकिन उससे और अब आप परेशान होने की जगह अपना विकल्प तलाशिए। तभी तो अमेरिकन कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी सब आकर इंडिया से कह रही हैं कि आप चिंता मत करिए, मेक इन इंडिया, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ बैठकर आपके देश में ही। जैसे मैंने रिसेंटली थोड़े दिन पहले न्यूज़ पढ़ाई थी, एक अमेरिकी ड्रोन बनाने की बात हो रही है इंडिया में कि ठीक है आप चिंता मत करिए, इंडिया में ही बैठकर हम ड्रोन बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कि इंडिया की मजबूरी क्या है।
ठीक है, इंडिया इसको बोल नहीं पाता है, आप इसको कैसे भी समझ लीजिए। ठीक है, इंडिया का समझ में आ गया, चाइना का समझ में आ गया, ब्राजील का समझ लीजिए। चाइना का तो साफ है क्योंकि उसको अमेरिका का विरोध करना है, रशिया से उसको गैस मिल रही है, काम चल रहा है उसको बढ़िया। ब्राजील, रशिया और अब देखिए आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज देखिए, चाइना, ब्राजील, इंडिया और रशिया ये कहां नजर आते हैं आपको? ब्रिक्स में नजर आते हैं? ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आप पूछेंगे साउथ अफ्रीका नहीं है, देख लो। अरे तो वो अभी नॉन परमानेंट मेंबर लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? नया सवाल है आपके लिए, लिख लीजिएगा, किसी एग्जामिनेशन में और किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। क्या ब्रिक्स नया पश्चिम विरोधी संगठन बनकर उभर रहा है? यह क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, प्रमाण के रूप में आपके सामने तर्क भी है, तो आप तर्क में भी लिखेंगे और वितर्क में भी लिखेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया दोनों तरह से डिप्लोमेसी करता है, वो आप अपने हिसाब से फ्रेम कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही हो, है ना। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आपने जानकारी शुरू की, उसमें कई चीजें तो आपने ऐसी बता दी जो कि विषय से इतर थी लेकिन काम की थी, आप उनको लिख जरूर लेना। ऐसा नहीं है कि मतलब विशेष रूप से जो छात्र वर्ग मुझे सुनता है ना, स्टूडेंट जो सुनते हैं, वो इन चीजों को लिखते चलें, क्योंकि आजकल हमारी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजन भी शामिल होते हैं जिनको एग्जाम से लेना देना नहीं है, वो केवल जानकारी के लिए हमें सुन रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी जरूर इन सब बातों को अपने लिए अलग से मेंशन करते चले, है ना। चलिए, तो आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर आ गई, वीटो का पावर समझ में आ गया, साथ में यह भी समझ में आ गया कि इंडिया का क्या रोल है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम इसको वापस से फ्रेम करते हैं, जहां से सारी बातें शुरू हुई, क्या हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ, एक एक करके अब हम रेफरेंस में लिए चलते हैं। देखिए, आपको याद होगा आज से 3 दिन पहले मैंने अमेरिकी एडवाइजरी की बात की थी। जब एडवाइजरी की बात की थी तब भी मैंने आपसे यह कहा था कि अमेरिका ने कहा था कि रशिया में रह रहे जितने भी अमेरिकी हैं तुरंत निकल लिए थे लोग। साथ में कारण भी मैंने बता दिया था, क्योंकि यूक्रेन के अंदर रूस जो है वो रेफरेंडम कराने जा रहा था, यानी कि लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए जा रहा था। आपको मालूम होगा रेफरेंडम पूरा हुआ। एक दिन पहले ही मैंने ये न्यूज़ पढ़ाई जिसमें मैंने आपको बताया कि रूस ने यूक्रेन का 15% हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है। ये भी क्लास हमने पढ़ाई हुई है, आपके समय ही मैंने ये सारी बातें बताई हैं कि किस प्रकार से पुतिन ने सेल्फ अनाउंस करके इन क्षेत्रों में अपने में मिला लिया। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आप रूस का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैं किसी का समर्थन नहीं करूंगा और किसी का विरोध नहीं करूंगा। मैं आपके सामने वो चीज़ें रख रहा हूं जिनसे आपको सच्चाई पता हो। ऐसा ना हो कि आप किसी बहस में घुसे हो, कोई आपका ही मजाक बना रहा हो, आप कोई आंसर लिख रहे हो, कोई लोग कहें कि यार इनको तो पता ही नहीं है, इसका एक दूसरा पक्ष भी है ना। आपका आंसर, आपकी बहस, आपकी डिबेट तभी मतलब की है जब आपके पास तर्क के अपोजिशन में वितर्क भी शानदार हो। आपसे अगर कोई कह दे कि नहीं आपको अब इसके विरोध में बोलना है, तो आपके पास तर्कश में इतने तीर हो कि आप विरोध में भी जीत जाएं, तब समझिए कि आप एक अच्छे नॉलेजफुल इंसान है ना। तो ऐसी स्थिति में आप इस काम को आगे बढ़ें। अब क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं यूक्रेन वॉर, इंडिया एब्सटेन इन यूएन वोट रशिया इलीगल रेफरेंडम। ये सभी अखबारों की खबर बनी, क्योंकि स्वाभाविक है जब आपने इस तरह का काम किया तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर बैठकर बातचीत हुई। यूनाइटेड नेशंस के अंदर बातचीत हुई तो इंडिया ने एब्सटेन कर दिया कि साहब हम वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो पीस डिप्लोमेसी डायलॉग पकड़ रखा है। रेफरेंडम के केस में हम साथ में मतलब हम कुछ भी नहीं बोलेंगे इस घटना के बारे में, हम तो केवल यही कहेंगे कि ठीक है। अब चूंकि अमेरिका, जो कि स्वाभाविक सी बात है कि यूक्रेन के समर्थन में वो खुलकर सामने है, बस सहायता नहीं कर रहा है, खुलकर सामने से सहायता नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एक बार सहायता कर दी, इसका सीधा सा अर्थ यह होगा कि आ बैल मुझे मार, फिर पुतिन का और यूक्रेन उसका अमेरिका का आमना सामना हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का तरीका अपनाया गया। अदरवाइज तरीका बहुत सिंपल था, पहले यूक्रेन को नाटो में शामिल किया जाता और नाटो नेशन होने के नाम पर सीधा अमेरिका पर, उस पर रशिया पर हमला कर दिया जाता। लेकिन नहीं, उनको भी पता है कि इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जब किसी एक आदमी में सनक सवार हो जाए तो उससे सब डरते हैं, है ना। मतलब पागलपंती की हदों तक कोई पागल हो जाता है तो फिर यह सोचता है कि नहीं इसका तरीका कानूनी निकाला जाए। तो वही काम करने के लिए अमेरिका गया और यहां पर यह बोला कि नाटो अपनी जमीन के हर इंच की रक्षा करेगा। अब आप पूछेंगे नाटो का क्या रोल आ गया इसके अंदर। अमेरिका एक तरह से यह चेतावनी दे रहा है कि तुमको कहीं ऐसा वहम ना हो जाए कि तुम यूक्रेन पर आ गए तो आने वाले समय में तुम और जो पड़ोसी कंट्रीज हैं जो नाटो समर्थक हैं या नाटो वाली हैं उन पर तुम अटैक कर लोगे। लेकिन यह बात मुझे हमेशा ऐसी लगती है जैसे ना सांड के आगे लाल कपड़ा दिखाना कि ले और मार ले, तो वो वाली स्थिति है। तुम ये बात बोल क्यों रहे हो, तुम यूक्रेन पर चर्चा करो ना। यूक्रेन इटसेल्फ इट्स नॉट ए कंट्री ऑफ नाटो। तो आप जबरदस्ती इस लाइन का क्या औचित्य नहीं समझ में आता है। खैर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुई, इस तरह से सब लोग एक शानदार से कमरे में बैठते हैं। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताओ, वहां जाकर के वोट देता कौन है, मतलब
मतलब हर जगह हर बार कोई राष्ट्रपति पहुंच के उड़ उड़ के जाता है क्या? नहीं भाई, यूनाइटेड नेशन अपना काम करता रहता है। ऐसी स्थिति में हम वहां पर अपने प्रतिनिधि ऑलरेडी नियुक्त करके रखते हैं, अपने द्वारा कुछ लोगों को वहां भेज कर रखते हैं कि तुम जाओ और वहां जा करके काम करो। तो ऐसी स्थिति में इंडिया के द्वारा जो व्यक्ति वहां पर भेज रखा है ऑलरेडी, वो है हमारे द्वारा भेजी गई हमारी यूएन के अंदर रुचिका कंबोज। ठीक है, ये भारत का पक्ष वहां रखती हैं। अब आप पूछेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया का क्या रोल? मैंने शुरुआत में बताया था, इंडिया यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंडिया इज डीपली डिस्टर्ब बाय द रिसेंट डेवलपमेंट टोटली इन द सिचुएशन। देखिए मैंने अभी 3 शब्द बोले थे ना, ये देखिए आपको मैं चेक करा देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि सर अपनी मर्जी से बोल रहे थे। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन रुचिका कंबोज व्हाइल रीअर्टेटिंग न्यू दिल्लीज पोजीशन इन फेवर ऑफ पीस, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। हमने जिस दिन से युद्ध शुरू हुआ है ना, उस दिन से अपना ये डायलॉग नहीं बदला है। हमने यही डायलॉग मुंह पे एकदम चिपका के रखा हुआ है। मतलब आने वाले समय में आप इंडिया को चिढ़ा भी सकते हो, डीपीडी करके, डीडीपी करके, पीडीडी करके कि भैया ये पीडीडी वाले हैं, पीस डिप्लोमेसी डायलॉग वाले हैं, है ना। तो ये इंडिया का स्टैंड है और ये याद रखना, कहीं ना कहीं आपको बोलना और लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात सारी मैंने आपको बता दी। इंडिया ने एब्सटेन किया, नया जो संगठन बनता जा रहा है वो आप देख सकते हैं। अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ 3 बार प्रस्ताव लाया गया, तीनों बार इंडिया ने एब्सटेन किया, यानी वोट देने से इनकार कर दिया। अब एक सवाल और बनेगा, सर इंडिया ऐसा ही है तो इसके खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं कर देता? देखिए ये बात भी बहुत सही है, दिमाग में आने वाला प्रश्न है, यथार्थ प्रश्न है कि या तो पक्ष में करे, पक्ष में कर नहीं रहा यानी अमेरिका के साथ नहीं जा रहा, दूसरा विपक्ष में करे यानी कि मैं सही ठहराता हूं इस प्रक्रिया को। तो देखिए कहते हैं जिनके घर शीशे से बने होते हैं वो दूसरे के घर पत्थर नहीं मारते। फिर कल को आपके साथ ऐसा हो गया और चाइना ने कर दिया तो आप समझ के देखिए, आज अगर इंडिया बैठ करके रशिया के साथ ये कह देता है कि मैं तुम्हारी बात सही मानता हूं, क्या कि तुमने जो इलीगली चीजें अपने साथ कंट्रोल में ली हैं। देखिए मैं इलीगली शब्द यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडिया यूएन चार्टर को मानता है, और यूएन चार्टर को मानता है तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जो यूएन के खिलाफ है वो सब हमारे लिए खिलाफ है ना। तो अगर तुमने ये एक्शन लेके अपने साथ मिला लिया है इस चीज को, तो ऐसी स्थिति में कल को चाइना जिन क्षेत्रों पर हमारे पैर ऑलरेडी बैठा हुआ है, जिनको आज भी हम ये कहते हैं कि चाइना ऑक्यूपाइड, जैसे अभी अपने जो हिस्सा है, जो लद्दाख से ऊपर का जो हिस्सा है जिसको उसने कंट्रोल में कर रखा है, उन क्षेत्रों को लेकर चाइना कह देते ये तो मेरा हो गया, अब तो हमारे पास तो ऑफिशियली कहने का पॉइंट ही मिट जाएगा हमेशा के लिए। समझ रहे हैं आप? तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इंडिया बड़ा संभल के चलता है कि कल को आज तो हम दूसरे के घर के अंदर वोटिंग कर रहे हैं, कल को हमारे केस में हो गया ना काम तो फिर कुछ नहीं होता। इंडिया अपने आप को यहां से हटा लेता है कि भाई अपने पास कोई स्टैंड नहीं है, हम कहां हैं। ठीक है, इसलिए ये वोटिंग आपके सामने निकल करके आई। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर कौन है तो आपके सामने ये सारी जानकारी है, ये आप कई बार जान चुके हैं, तो इसको रोज रोज जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर लेकिन एक बात बताइए, इनको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता क्या? बिल्कुल सही है, क्या किसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता क्या? आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, सर जैसे यूनाइटेड नेशन के अंदर जिस भाव से उसको बनाया गया, ये मानकर चलना कि आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाएं, चाहे इंटरव्यू देने जाएं, चाहे आप किसी यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग में जाएं, चाहे स्टेट पीसीएस मेंस के आंसर राइटिंग में जाएं, एक आंसर क्वेश्चन हमेशा तैयार रखना, यूएन की प्रासंगिकता पर टिप्पणी करिए या आलोचनात्मक विवेचन करिए, ये तैयार रखिएगा। क्यों? क्योंकि यूएन के पक्ष और विपक्ष में बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर है जो इस समय यूएन का चल रहा है। एंटोनियो गुटेरेस खुद बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि टू सो कॉल्ड रेफरेंडा इन यूक्रेन वर कंडक्टेड इन एरियाज अंडर रशियन फेडरेशन, रशियन ऑक्यूपेशन, दे कांट बी कॉल्ड जेन्युइन एक्सप्रेशन ऑफ द पॉपुलर विल। क्योंकि ये नहीं इसलिए कहा जा सकता क्योंकि यूएन ने थोड़ी कहा था कि रेफरेंडम करा लो। एनी डिसीजन बाय रशिया टू गो फॉरवर्ड विल फर्दर जियोपैराडाइज द क्या है ये प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस। ठीक है, आप यहां पर एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि यूएन इज फुल्ली कमिटेड टू दिस सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन को लेकर के यूनाइटेड नेशंस का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एंटोनियो गुटेरेस जो महासचिव हैं उनका जो स्टेटमेंट है, वो तो आपको समझ में आना ही चाहिए। और दूसरी बात आपको यह समझ में आनी चाहिए, इन दिस मोमेंट ऑफ पेरिल आई मस्ट अंडरस्कोर माई ड्यूटी एज सेक्रेटरी जनरल टू अपहोल्ड द यूएन चार्टर। चार्टर इज क्लियर। मैंने आपको शुरुआत में ये लाइन बोली थी, क्या कहता है चार्टर? एनी अनेक्सेशन ऑफ ए स्टेट्स टेरिटरी बाय अनदर स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स इज ए वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द चार्टर और इंटरनेशनल लॉ।
इसका हिंदी में अनुवाद मैं शुरुआत में बता चुका हूं। यूएन चार्टर के अनुसार कोई भी अनेक्सेशन यानी कि किसी ने किसी के ऊपर जो अतिक्रमण किया ऑफ ए स्टेट टेरिटरी, जैसे यूक्रेन की टेरिटरी पर हुआ, बाय अनदर स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स इज ए वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ चार्टर। अब ये सैद्धांतिक रूप से तो चार्टर के खिलाफ है, लेकिन जब सिद्धांत गलत हो गए तो उसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है उसके खिलाफ प्रस्ताव लाइए, तभी तो जाकर के यूनाइटेड नेशन प्रस्ताव लेकर आया। ये 29 तारीख को इन्होंने कहा, फिर 1 तारीख को प्रस्ताव आया। 1 तारीख को प्रस्ताव आया, इसी कारण से आया क्योंकि चार्टर के खिलाफ था ये प्रस्ताव आया। तो प्रस्ताव के अंदर आपको पता ही है वीटो जो है फिर वो वहां पर आकर खड़ा हो गया। इसलिए यूनाइटेड नेशन की प्रासंगिकता हमेशा सवाल या निशान में रहेगी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। वर्तमान में लोहांस्क, डोनास्क, ज़ैपोरिज़िया और खारसान, ये 4 स्थान ऐसे हैं जो कि इस समय रशिया अपना मान करके काम कर रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके साथ साथ जो इंटरनल खबर है, इंटरनल खबर का मतलब यूरोपियन मीडिया की जो खबर है, वेस्टर्न वर्ल्ड की खबर है जो यूक्रेन के समर्थन में लिखती है, उनके अनुसार इन क्षेत्रों में कितना प्रतिशत हिस्सा वाकई में रूस के कंट्रोल में है इन 4 क्षेत्रों में, तो उनके बारे में वो बताते हैं कि डोनास्क रीजन है ना, वहाँ 56.8% लोग ऐसे हैं या फिर हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह रशिया के कंट्रोल में, लेकिन अभी भी 43.2% हिस्सा ऐसा है जो कि किसके पास में है? यूक्रेन के पास में है या यूक्रेन के समर्थन में है, पास में नहीं है, क्योंकि पास में होता तो फिर वो न्यूज़ ही नहीं निकल के आती। ज़ैपोरिज़िया के अंदर 28.5%, खैरसान के अंदर 17.5% और जो लुहांस्क है ना उसके अंदर 0.3%। यानी कि ये वो क्षेत्र हैं जो मैंने आपको लाइट पर्पल कलर में दिखा रखे हैं जो कि एक तरह से यूक्रेन के समर्थन में या यूक्रेन के मत वाले लोग हैं। इसी वजह से जो मैप आता है संशोधित वो इस प्रकार का आता है कि भले ही इन्होंने इन 4 क्षेत्रों को अपना डिक्लेयर कर दिया हो, भले ही यूक्रेन का 15% हिस्सा रशिया के पास चला गया हो, लेकिन ये जो रेड लाइन डॉटेड दिखाई दे रही है ये वो क्षेत्र है जो कि सही मायने में अभी भी यूक्रेन के पास है, या यूं समझिए कि यूक्रेन यहां पर अभी भी प्रभावशाली है। यानी कि एक तरह से 5% हिस्सा अभी भी यूक्रेन के पास है, 10% का आसपास का ही काम उन्होंने किया है। अब आप जानना चाहेंगे, आई एम वेरी सॉरी कि मैं इस सेशन को बहुत लंबा करता चला गया, लेकिन फिर भी एक चीज़ और सुन लीजिए। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में एक इन दिनों आपके लिए बड़ा सवाल बना हुआ है और वो है तुर्की कि साहब ये तुर्की का क्या है? टर्की है जिसका नाम हो गया है, कई न्यूज़ चैनल तो अभी भी इसको टर्की बोलते हैं, अपन भी टर्की बोल रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ है। मुद्दा ये है कि सब टर्की का क्या सीन है? जहाँ देखो तभी वो ये लाइन कहता हुआ पाया जाता है, मैं शांति की बात कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। टर्की ने अभी कहा है कि मैं, रशिया ने जो जिस प्रकार से अनेक्सेशन किया है मैं उसे स्वीकार नहीं करता। टर्की इतनी वैल्यू कैसे रखने लग गया? वैल्यू नहीं है, दोगलापन है। दोगलापन क्या है? इसको कहते हैं जिसकी थाली में खाओ उसी के में छेद करो। कैसे? टर्की गलती से कभी नाटो में शामिल हो गया था। गलती से क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि क्लास के शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दो। क्लास का जो सबसे बदमाश बच्चा होता है उसको कोई जिम्मेदारी दे दो कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि 2 से ज़्यादा बच्चे जो हैं क्लासरूम से बाहर निकलकर पानी पीने नहीं जाएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा जाने वाला था ना वही जिम्मेदारी के साथ बैठ गया। ओके सर, टर्की ऐसा ही था, नाटो में शामिल कर लिया गया कि अब इसको शामिल कर लो, कम से कम इसकी हरकतों पर रोक लगा पाएंगे। हरकतें क्या? इसका वही लुढ़कनापन, क्योंकि ये मैप के अंदर भी बिल्कुल बीचों बीच में है। यानी आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो भी इसको आप बीच में पाएंगे, एक पांव इसका यूरोप में फंसा हुआ है, और वास्तविकता में नेचर में भी ये बीच में ही है। मतलब एक तरफ नाटो साइड है तो एक तरफ WTO साइड है, यानी कि वार्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाली साइड है। यानी रशिया के प्रति भी इसका इंक्लिनेशन इतना ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रशिया से इसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। स्वार्थ क्या? वीजा फ्री एंट्री है रशियंस की टर्की के अंदर। बड़ी मात्रा में टूरिज्म रशिया से आता है टर्की के अंदर। टर्की जो है वो बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है रशियंस के लिए, नंबर 1। नंबर दूसरा, टर्की के पास गैस का, पेट्रोल का, अनाज का इनका संकट रहता है जो हमेशा से रशिया पूरा करता आया है। अब ये कैसे रशिया के विरोध में चला जाए? अब आप पूछेंगे तो फिर नाटो के साथ जाने की क्या बाध्यता है इसकी? छोड़ दे नाटो। नाटो इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि फिर इसकी हरकतों पर अमेरिका एक्शन ले ले। तो नाटो में इसकी एंट्री बिल्कुल वैसे ही है जैसे आज यूएन के अंदर जब यूएनएससी का आप सिक्योरिटी काउंसिल देखते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति चाइना और रशिया को देखकर फ्रस्ट्रेट होता होगा ना कि यार इनको क्यों ले लिया था उस समय वीटो बनाते समय। ऐसे टर्की के केस में सब लोग सोचते हैं कि मतलब विशेष रूप से नाटो सोचता होगा ये कब ले लिया यार हमने। तो अभी जो इसकी स्थिति है ना वो कहता है कि मैं यूक्रेन के इन 4 हिस्सों पर जो रशिया का कब्जा है उसको मैं स्वीकार नहीं करता है। भाई तू है कौन जो स्वीकार करेगा? ठीक है,
पर तू कौन? तो बोले मैं खामोखा। तो टर्की जो है ना, इसने कहा कि साहब मैं ये नहीं करता, लेकिन इसका वास्तविक रवैया क्या है वो देख लीजिए। टर्की विल नॉट ज्वाइन वेस्टर्न सैंक्शन अगेंस्ट रशिया। अब एक तरफ तो ये क्या बोल रहा है, एक तरफ तो बोल रहा है कि मैं रशिया के खिलाफ, रशिया का जो कब्जा हुआ है यूक्रेन पर, मैं उसके खिलाफ हूं। नंबर दूसरी तरफ क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगते हैं ना रशिया के ऊपर, मैं उनके भी खिलाफ हूं। तो भाई तो इसका मतलब ना तो उसका है ना उसका है, तो केवल स्वार्थी है। तो यूएन ने इस चक्कर में इसको धमका दिया। यूएस ने क्या धमका दिया कि बेटा तुम अगर यूएस वांट सैंक्शन अगेंस्ट टर्की ओवर रशिया टाइज, कि तुम ना, अगस्त 24 की न्यूज है ये, कि अगर तुम्हारा ये प्रेम और प्यार चलता रहा तो हम तुम्हारे ऊपर एक्शन ले लेंगे। धमकाने के बाद में अब ये निकलते हैं बाहर। कौन? अर्दगन जाते हैं मीटिंग्स में। अभी एससीओ की मीटिंग में गए, वहां जाकर के कहते हैं कि यार देखो अब मैं तो बीच का हूं, अब मेरे को एक तरफ से उसकी भी सुननी है और तुम्हारी भी सुननी है, तो मैं ही तो वो व्यक्ति हुआ ना जो तुम्हारे बीच में दोस्ती करा सकता हूं, तो यार तुम दोस्ती कर लो यार। इसलिए हमें कई बार क्या लगता है कि टर्की इतना पावरफुल कब से हो गया कि वो कहता है कि मैं दोनों देशों के बीच में शांति करा दूंगा। टर्की इज मेकिंग डिप्लोमेटिक एफर्ट टू रशिया यूक्रेन वॉर एज सून एज पॉसिबल। ये इतना पावरफुल नहीं हुआ। एक हाथ इसका अमेरिका ने खींच रखा है, एक तरफ से रशिया ने खींच रखा है। रशिया से इसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है और अमेरिका से ये डरता है। दोनों के बीच में जो बीच का व्यक्ति है वही तो होता है ना, अपने मंत्रा कहते थे जिसको, तो इधर की उधर कर रही है, ये तो वही है। तो इनके बीच में ये उस तरह का कार्य करा। तो टर्की स्टेट के अब क्या हुआ, अभी रिसेंटली अमेरिका ने जैसे धमकाया, धमकाते ही फिर टर्की को समझ में आया कि यार दिक्कत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में रशिया की जो बैंक थी ना, तुर्की की जो बैंक थी ना, वो रशिया का मीर पेमेंट सिस्टम है जिसको यूज किया करती थी। तो मीर पेमेंट सिस्टम के खिलाफ तुर्की ने सैंक्शन लगा दिए कि भाई हम जो है अब मीर पेमेंट सिस्टम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पापा ने धमका दिया, अंकल से हमने धमका दिया है। ठीक है, तो रशिया लॉसेस यूएन एविएशन। अभी एक जो नया अपडेट और हुआ है टर्की के बारे में, आपको पता चल गया। एक और जानकारी मैं देता हूं, और वो क्या है कि रशिया लॉसेस यूएन एविएशन काउंसिल सीट इन यूक्रेन रिबक। अभी क्या हुआ कि रशिया ने हाल ही में अपना जो टर्की के मतलब जो यूएन एविएशन काउंसिल के अंदर जो अपनी स्थिति थी ना, वो खो दी है। अब ये क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, 4 अप्रैल 1947 को बनाया गया था। मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा के अंदर इसका मुख्यालय है। 193 इसके मेंबर है, उसमें से इसको निकाल दिया गया है। ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, एविएशन इंडस्ट्री के अंदर ग्लोबल सिविल एविएशन सेफ्टी और सपोर्टिंग को बढ़ाना होता है। यानी कि जितनी भी दुनिया भर के अंदर वो हवाई जहाज उड़ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी से लेकर इसका काम होता है। मैं इसके लिए अलग से सेशन ले आऊंगा, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा हैं इसके अंदर, क्योंकि फिर सेशन मतलब अलग दिशा में खिंच जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस सेशन को यहीं रोकते हैं। बाकी क्या फ़ायदे होंगे इस यूक्रेन के ऊपर रशिया को, ये मैं सेशन में पहले भी बता चुका हूँ। आज के लिए इतना ही, विराम देते हैं यहीं पर ही। जानकारी पसंद आई हो तो जितने लोग लाइव हैं, 17,000 लोग लाइव हैं और लाइक 4,000 हैं, तो भैया जितने लाइव हैं कम से कम वो लाइक करके चले जाएं सेशन को, ताकि लोगों की सजेशन में पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इतनी देर तक अगर वीडियो देख ही लिए हैं तो शेयर भी कर ही दीजिएगा, थोड़ा सा आपका एहसान होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस कंटेंट की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है, उसके ऊपर आपको साझा कर दूंगा। इसी नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पर कंटेंट मिल जाएगा। रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। यूपीएससी के अंदर एक इस समय ऑफर ये चल रहा है कि जिन विद्यार्थियों को अनअकैडमी के द्वारा प्रिंटेड 20 बुक्स चाहिए थी यूपीएससी प्रिपरेशन की, जिसके लिए वो मल्टीपल टाइम पूछ रहे थे, वो कुछ समय के लिए 9900 रुपीज़ में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो उन्हें परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रिंटेड बुक्स हमारी सब्सक्रिप्शन के साथ आती हैं, वो बुक्स अभी आपके लिए अलग से सेपरेटली भी अवेलेबल कराई जा रही हैं, तो आप अभी जाकर के उन्हें परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्सेज हैं यूपीएससी के क्लास के अंदर, प्लस और आइकॉनिक प्रकार के सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। आप उन्हें मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। हाल ही में नया बैच शुरू हुआ है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।